हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो क्या है? महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज महाराष्ट्र डे सेलिब्रेटेड? तो महाराष्ट्र दिवस हर वर्ष महाराष्ट्र राज्य के गठन के उपलक्ष्य में 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को प्रतिवर्ष महाराष्ट्र राज्य के गठन के रूप में महाराष्ट्र दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब और डिटेल में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी इस दिन के सिलसिले में। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में द डे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाज फॉर्म्ड by the Bombay Registration Act 1960 enacted by the Parliament of India on 25th of April 1960. 1st May is generally a public holiday in Maharashtra. तो क्या हुआ था? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के द्वारा पार्लियामेंट ने 25 अप्रैल 1960 को महाराष्ट्र राज्य बनाने की घोषणा की थी और इसी के लिए फिर 1 मई से महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ और इस दिन महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आमतौर पे 1 मई के दिन पब्लिक हॉलिडे होता है महाराष्ट्र राज्य में। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें जानना चाहिए वो है, बिफोर 1960 महाराष्ट्र वॉज ए पार्ट ऑफ लार्जर बॉम्बे स्टेट विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो 1960 के पहले महाराष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं था, गुजरात राज्य भी अस्तित्व में नहीं था और इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको बॉम्बे स्टेट के नाम से या बॉम्बे राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसमें आज के दिन का महाराष्ट्र पूरा सम्मिलित था, गुजरात पूरा सम्मिलित था और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से सम्मिलित थे। जब महाराष्ट्र राज्य बन गया तो फिर जब बॉम्बे स्टेट डिसॉल्व हुआ तो फिर इन 3 राज्यों का गठन हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का। हाँ, महाराष्ट्र इज करेंटली द वेल्दीएस्ट स्टेट बाय जीडीपी। महाराष्ट्र के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा वेल्दीएस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से महाराष्ट्र सबसे धनी राज्य है हमारे देश का। इट हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 6 नेशनल पार्क्स। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि महाराष्ट्र में कुल नेशनल पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट इज मराठी। महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है एंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द कंट्री। महाराष्ट्र राज्य जो है शुगर केन का, गन्ने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हमारी देश में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कौन से राज्य में गन्ने की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है? तो ये पॉइंट हम याद रख सकते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदावार होती है। Recently, Mumbai capital city has risen to become Asia's city with the most billionaires, beating Beijing for the first time as per Hurun Research। तो हुरून रिसर्च एक रिसर्च फर्म है जो समय समय पे सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी करती रहती है और इसी संबंध में विभिन्न डाटा उपलब्ध कराती है। हाल ही में कुछ समय पहले एक हुरून रिसर्च की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, वह अब एशिया की ऐसी सिटी बन गई है जिसमें सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुंबई एशिया में ऐसा शहर बना है जिसमें सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रहते हैं और ये नंबर कितना है? ये 92 है। तो मुंबई में अरबपतियों की संख्या 92 है। पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले बीजिंग जो चाइना का शहर है इस लिस्ट में टॉप करता था, मुंबई पहली बार टॉप किया है। 1 मई इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज गुजरात डे एंड इंटरनेशनल लेबर डे। 1 मई के दिन
गुजरात दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि गुजरात राज्य की स्थापना भी इसी दिन 1960 में हुई थी। और इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम परीक्षा की दृष्टि से याद रख सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। किस संस्था ने सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं? हाल ही में खबर आई थी कि हमारे देश की एक संस्था ने सबसे हल्के, सबसे कम वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए हैं। तो वो संस्था का नाम है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब DRDO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द बुलेट प्रूफ जैकेट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड एट टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़। जो DRDO की TBRL टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है, वहाँ पे इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स का टेस्ट किया गया था। अब देखिए, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO was established in 1958 by combining the Defense Science Organization and some of the technical development establishments। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि DRDO की स्थापना किस दिन हुई थी, वो कैसे बना था। वो 1958 में बाय कंबाइनिंग डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था और कुछ अदर टेक्निकल संस्थानों का विलय करके DRDO बना था 1958 में। DRDO का काम क्या है? DRDO डेवलप्स डिफेंस टेक्नोलॉजीज, सिस्टम्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाता है हमारी भारतीय सेनाओं के लिए। जिन प्रोडक्ट्स की, जिन सिस्टम्स की, जिस प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है, उन सब के डेवलपमेंट का काम मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? उसका काम मुख्यतः DRDO के द्वारा किया जाता है। DRDO is a network of around 41 laboratories and 5 DRDO Young Scientist Laboratories। तो 41 लेबोरेटरीज और 5 DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी इस DRDO के नेटवर्क में आते हैं, विच आर डीपली इंगेज्ड इन डेवलपिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ये सभी लेबोरेटरीज क्या करते हैं? ये सब डिफेंस के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, रिसर्च करने का काम करते हैं। जैसे कि अभी हमने ये लेटेस्ट पढ़ा कि सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए गए हैं। श्री समीर वी कामत इज द करंट चेयरमैन ऑफ DRDO एंड इज हेडक्वार्टर्ड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो DRDO का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और श्री समीर वी कामत इसके वर्तमान प्रमुख हैं, वर्तमान चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश 2024 में अगली G7 समूह की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है? तो अब विच नेशन इज गोइंग टू होस्ट द नेक्स्ट G7 ग्रुप मीटिंग इन 2024? सो ग्रुप ऑफ 7, G7 जो नेशन है, उनका जो ग्रुप है, उसकी अगली मीटिंग 2024 में कहाँ पे होने वाली है? तो इसका सही उत्तर है वो इटली में होने वाली है। जून में ये मीटिंग होने वाली है। आगे कुछ देखते हैं इसके पॉइंट्स। अब देखिए पॉइंट्स क्या हैं। द ग्रुप ऑफ 7, G7 is an intergovernmental political and economic forum comprising Canada, France, Germany, Italy, Japan, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो G7 क्या है दोस्तों? एक ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, इटली है, जापान है, UK है और US है। GS इज नॉट ट्रीटी बेस्ड। तो G7 इज नॉट ट्रीटी बेस्ड कहा गया है यहाँ पे। तो जो ग्रुप ऑफ 7 है, इसकी कोई लिखित ट्रीटी नहीं है, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है। एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरिएट और ऑफिस, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट या ऑफिस नहीं, जैसे यूनाइटेड नेशंस या फिर अन्य फोरम का होता है। मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज थ्रू ए प्रेसिडेंसी।
दैट रोटेट्स एनुअली अमंग द मेंबर स्टेट्स। तो इसकी जो मीटिंग होती है या फिर जो चर्चाएं होती हैं वह हर वर्ष अलग अलग इसके जो ग्रुप सदस्य हैं वहाँ पे होती रहती है, और जहाँ पे इसकी मीटिंग होती है उस देश को वो देश अ, उस वर्ष की प्रेसिडेंसी ऑर्गेनाइज करता है, विद प्रिसाइडिंग स्टेट सेटिंग द ग्रुप्स प्रायोरिटीज एंड होस्टिंग द समिट। तो हर वर्ष जो भी देश होता है जहाँ पे इसकी मीटिंग होती है वही यह डिसाइड करता है कि ग्रुप की आने वाले वर्ष के लिए क्या प्रायोरिटीज रहेंगी, और वही इस समिट का आयोजन करता है। सो वर्ष 2024 के लिए इट्टी इसका आयोजन करने वाला है। अब G7 बना कैसे था? The concept of forum emerged before the 1973 ऑयल क्राइसिस। तो 1973 में जब अरब देशों ने जो मुख्यतः तेल तेल के प्रोडक्शन का, फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन का काम करते थे, उन्होंने एकदम से जब कच्चे तेल के या क्रूड ऑयल के दाम बढ़ा दिए थे, तो उसी स्थिति के मद्देनजर इस ग्रुप के बनने की बात सामने आई थी। इट स्टार्टेड एज अ ग्रुप ऑफ 5। इसमें शुरू में सिर्फ 5 देश थे, विद एन इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कौन कौन से 5 देश थे? यूनाइटेड स्टेट्स था, यूनाइटेड किंगडम था, जर्मनी था, जापान था और फ्रांस था। ये 5 देश थे। कब की बात है ये? 1973 की बात है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो वर्तमान में G7 है उसकी स्थापना पहली बार कब हुई थी। और आम जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। इट बिकेम G6 इन 1975। 1975 में ये G6 बन गया विथ इंक्लूजन ऑफ इटली। शुरू में 5 देश थे 1973 में, उसके बाद 1975 में इटली भी शामिल हो गया और ये G6 बन गया। G7 विद द इंक्लूजन ऑफ कनाडा इन 1976। 75 में G6 बना था और 76 में क्या बन गया? G7 बन गया। और कौन सा देश अब शामिल हुआ? अब शामिल हुआ कनाडा। एंड G8, फिर ये G8 बन गया था दोस्तों ये ग्रुप एक समय पे, जब जब रशिया इसमें शामिल हुआ था। और कब शामिल हुआ था? 1998 में। तो G8 बन गया, लेकिन वर्तमान में फिर से G7 है, और उसका कारण क्या है? इन 2014 इट अगेन बिकेम G7 एज रशियन मेंबरशिप was suspended due to the Russian invasion of क्रीमिया यूक्रेन। तो 2014 में जब रूस ने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का एक हिस्सा है, उस पर आक्रमण कर दिया था, तो रशियन मेंबरशिप, रशिया को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई और वह फिर से अपने वर्तमान स्वरूप G7 में आ गया। तो ये थी G7 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जो हमको ना केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से बल्कि हमारे जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा जरूरी है जानना। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में चर्चा हुई थी इस प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर इस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आइए और डिटेल में जानते हैं इस प्रोजेक्ट की क्या जानकारी है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन लॉन्च्ड द नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट फॉर कंजर्विंग तमिलनाडुज स्टेट एनिमल। तो ये जो नीलगिरी तहर है, ये तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है। ये राजकीय पशु है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु कौन है, तो वो नीलगिरी तहर है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसा ये प्रश्न है कि किस राज्य ने नीलगिरी तहर के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो वो हमारा उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य ने। The project is aimed at reintroducing Nilgiri Tahar to their historic habitats and understanding threats to Nilgiri Tahar। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है कि जो नीलगिरी तहर पशु है उसे फिर से अपने हैबिटेट्स में ले जाना, जहाँ उनका नेचुरल निवास होता है उन जगह पर ले जाना, और उनको जो थ्रेट्स हैं
उनको जो थ्रेट्स हैं, थ्रेट्स इस प्रकार के हो सकते हैं कि उनका शिकार किया जा सकता है और उनकी जनसंख्या में कमी आएगी। तो इसी के लिए उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट्स में ले जाया जा सके, जहाँ पे वे सुरक्षित रहें और उनकी संख्या में वृद्धि हो। It was also decided that October 7 will be celebrated as नीलगिरी तहर डे। तो अक्टूबर 7 अक्टूबर हमेशा नीलगिरी तहर डे के रूप में मनाया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। इसकी भी घोषणा की गई थी। मुकुर्ती नेशनल पार्क located within the Madumalai Tiger Reserve in the Nilgiris is one of the 4 places identified for study and protection under the नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट। तो मुकुरी नेशनल पार्क को आइडेंटिफाई किया गया है किस चीज़ के लिए, जहाँ पे नीलगिरी तहर के प्रोटेक्शन के लिए स्टडी की जाएगी और उनके प्रोटेक्शन के लिए कार्य किया जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है दोस्तों। अब देखिए किस मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्रदान किया है। विच मिनिस्ट्री हैज ग्रांटेड ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO स्टेटस टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस दिया है। अभी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर क्या होता है, AEO क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। So the Ministry of Finance has assigned the authorized economic operator status to the gem and jewelry sector. The AEO program was introduced as a pilot project for export-oriented industries to promote ease of doing business. So हमारे देश से वे सभी इंडस्ट्रीज, वे सभी क्षेत्र, वे सभी कंपनी जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में अपना बिजनेस करते हैं, निर्यात में अपना बिजनेस करते हैं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करने में उनको सरलता मिले और कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो उनके लिए, इसीलिए AEO प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अब क्या है कि ये AEO प्रोग्राम वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सिंप्लीफाइंग एक्सपोर्ट ऑपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो एक्सपोर्ट जब भी कोई कंपनी करती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के रूल्स को कंप्लाई करना होता है, कस्टम डिपार्टमेंट को से क्लियरेंसेस लेने होते हैं और भी अन्य कई फॉर्मेलिटी होती हैं। तो उन सबको सिंप्लीफाई करने के लिए इस AEO प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट टाइम एंड कॉस्ट सेविंग फॉर एक्सपोर्टर्स। तो एक ये प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जब होता है तो उससे एक्सपोर्टर्स का टाइम बचता है और पैसा भी बचता है, इसीलिए इस AEO प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो ये कौन से वाले सेक्टर को दिया गया है वर्तमान में, वो दिया गया है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को, और ये किसके द्वारा दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया गया है। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में कुछ समय पहले नवरत्न स्टेटस दिया गया है कौन सी कंपनी को, वो दिया गया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी IREDA को दिया गया है। IREDA को नवरत्न स्टेटस दिया गया है सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं इन सबको भी नवरत्न स्टेटस दिया जा चुका है, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट इस कंपनी को दिया गया है। अब नवरत्न स्टेटस क्या होता है ये देखते हैं। नवरत्न कंपनीज प्ले अ मेजर रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द नेशन। तो हमारे देश की इकोनॉमी में नवरत्न कंपनीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। नवरत्न कंपनीज हैव एन अथॉरिटेटिव पोजीशन कंपेयर्ड टू अदर PSUs। तो ये जितनी भी नवरत्न कंपनियां होती हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही होती हैं। जो ये स्टेटस होते हैं नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न, ये सिर्फ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही दिए जाते हैं। जो केंद्र सरकार की कंपनियां हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। तो जो नवरत्न कंपनी होती है वो अदर जो PSUs होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, उनकी तुलना में ये अथॉरिटेटिव पोजीशन इंजॉय करती हैं। टू गेन नवरत्न स्टेटस
company should be eligible for the criteria given by the government. नवरत्न स्टेटस पाने के लिए सरकार ने कुछ निश्चित मापदंड तय किए हुए हैं, उन्हें पूरा करना होता है जब ही कोई कंपनी इस स्टेटस को पा सकती है। In 1997, the government introduced Navratna scheme to identify the central public sector enterprises CPSEs that have comparative advantage and support them with various advantages to become global giants. Initially, 9 companies attained Navratna status. So अब क्या हुआ, 1997 में वर्ष 1997 में इस नवरत्न स्कीम की शुरुआत की थी और ये नवरत्न स्टेटस केंद्र सरकार ने देना शुरू किया था। किसको देना शुरू किया था? सीपीएसईस को, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि नवरत्न स्टेटस की शुरुआत कब हुई थी। वो नवरत्न स्टेटस देने से क्या होता है, उन कंपनीज को दिया गया था जो पहले से अच्छा काम कर रही थी और सरकार द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता है विभिन्न तरीके से, जिससे कि वह वैश्विक स्तर पर बड़ी कंपनियां बन सकें। इनिशियली 9 कंपनियों को ये नवरत्न स्टेटस दिया गया था और वर्तमान में IREDA को नवरत्न स्टेटस देने के बाद अब कुल नवरत्न स्टेटस पाने वाली कंपनियां कितनी हो गई हैं? तो वो हो गई हैं 17 कंपनियां हैं ऐसी वर्तमान में। 17 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनके पास नवरत्न स्टेटस है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सच कंपनीज हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू इन्वेस्ट अप टू ₹1000 करोड़ विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसी इन कंपनीज के पास क्या अथॉरिटी होती है कि वो 1000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी नए प्रोजेक्ट में या और किसी अन्य कंपनी में, और ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे किसी 1000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के लिए उनको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है गवर्नमेंट से। तो दूसरी कंपनियों को ऐसे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, लेकिन इनका काम बिना अप्रूवल के ही हो जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगराइजेस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। तो 3 जो कैटेगरी है कंपनी की जिसमें गवर्नमेंट उनको कैटेगराइज करती है वो कौन कौन सी है? महारत्न है, नवरत्न है एंड मिनी रत्न है। हम आने वाले वीडियोस में इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। काठिया गेहूं, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो काठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है और वो कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ की उपज है? वो उपज है उत्तर प्रदेश की। डिटेल में पढ़ते हैं। Wheat variety काठिया गेहूं from बुंदेलखंड in Uttar Pradesh earns a geographical indication that is GI tag। तो काठिया गेहूं कहाँ पाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और इसको अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इट्स द फर्स्ट टाइम is the first farm produce from उत्तर प्रदेश to achieve this distinction। तो ये खेत में पैदा होने वाली पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। इससे पहले भी अन्य उत्पादों को उत्तर प्रदेश से मिल चुका है जीआई टैग। जैसे हाल ही में कुछ समय पहले 10-15 दिन पहले की बात है कि तिरंगा बर्फी जो वाराणसी में पाई जाती है उसे जीआई टैग दिया गया था, लेकिन अब काठिया गेहूं को दिया गया है और ये फार्म प्रोड्यूस है। फार्म प्रोड्यूस मतलब खेत से सीधे उत्पन्न होने वाली या पैदा होने वाली वस्तु। तो ये कहाँ पाया जाता है काठिया गेहूं? ये बुंदेलखंड में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब जीआई टैग के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन और जीआई is a sign used on products that have specific geographical origin and possesses qualities or a reputation that are due to that origin। तो जीआई टैग एक किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एक निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जाता है, एक भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, और उसके पास जो क्वालिटीज होती हैं वह उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। उस क्षेत्र की विशेष क्वालिटीज होती हैं, तो उस क्षेत्र के लिए उसे जीआई टैग दिया जाता है कि वो वस्तु उस क्षेत्र में मिल रही है।
It says that the product originates from a specific geographical region। तो उस जीआई टैग मिलने से हमको ये समझ में आती है कि वो जो प्रोडक्ट है वो किस क्षेत्र में उसका उत्पादन हो रहा है। इन इंडिया द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई ग्रांट्स जीआई टैग। तो जीआई टैग का को प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जीआई रजिस्ट्री, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जीआई टैग देती है। और इसका ऑफिस कहाँ स्थित है? इसका ऑफिस चेन्नई में स्थित है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? उसकी चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुई है नरसिंह यादव जी की। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्तमान वर्ष के में कौन सी कंपनी को आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अवार्ड मिला है? तो ये कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ये जो अवार्ड है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ही दिया जाता है जो केंद्र सरकार की कंपनीज होती हैं। और इस वर्ष के लिए अवार्ड किसको मिला है? तो इस वर्ष के लिए अवार्ड मिला है HAL को। HAL के बारे में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अब देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन बेंगलोर। तो जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका काम क्या है? एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है, जो डिफेंस के लिए विभिन्न उपकरण बनाती है। और एरोस्पेस मतलब हवा में उड़ने वाले प्रोडक्ट ऐसे डिज़ाइन करते हैं जो डिफेंस के लिए काम आ सके, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह ये लोग बनाते हैं, ड्रोन वगैरह ये बनाते हैं। अब इस कंपनी का थोड़ा इतिहास पढ़ लेते हैं। इस्टेब्लिश्ड ऑन 23 दिसंबर 1940 बाय वालचंद हीराचंद इन एसोसिएशन विद द देन किंगडम ऑफ मैसूर। 1940 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वालचंद हीराचंद के द्वारा की गई थी 23 दिसंबर 1940 को। और इसके साथ मिलकर की गई थी, तो उस समय जो मैसूर राज्य था उसके साथ की गई थी। HAL is one of the oldest and the largest aerospace and defense manufacturers in the world। तो ये जो कंपनी है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। HAL का काम क्या है? HAL is currently involved in designing and manufacturing of fighter jets। फाइटर जेट्स बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है, जेट इंजन बनाती है, एंड मेरीन गैस टरबाइन बनाती है, मेरीन गैस टरबाइन इंजन बनाती है, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स, स्पेयर सप्लाई, ओवरहॉलिंग एंड अपग्रेडिंग ऑफ इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो मुख्यतः एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, जेट इंजन, इस तरीके के कार्य HAL के द्वारा किए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि HAL की स्थापना कब हुई थी, HAL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और अभी इस वर्ष उसे आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। RBI द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए GSEC में FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की क्या सीमा तय की गई है? तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ FPI इन GSEC फॉर द ईयर 2024-25 डिसाइडेड बाय RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा GSEC में FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की क्या सीमा तय की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6%। 6% की सीमा तय की गई है। इस प्रश्न को और डिटेल में देख लेते हैं। GSEC क्या होती है, FPI क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। GSEC मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। GSEC छोटा एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म क्या होता है? G से गवर्नमेंट,
और सेक से सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। तो ये जो सिक्योरिटीज है ये कौन इशू करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है। किस लिए इशू करते हैं? जब गवर्नमेंट को कुछ डेफिसिट हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है और बाजार से, मार्केट से पैसे मोबिलाइज करने हैं, फंड्स मोबिलाइज करने हैं, तो वो कैसे करते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट जी सेक के माध्यम से करते हैं। और उस पे क्या होता है जी सेक में? जब कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी इन्वेस्ट करती तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक निश्चित अवधि में एक निश्चित ब्याज देती है। अब और देखते हैं, सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। कम समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी होती हैं और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज भी होती हैं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विथ मेच्योरिटीज लेस देन 1 ईयर आर कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स। जो 1 साल से कम के अंदर अंदर जिनकी मेच्योरिटी हो जाती है उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। और 1 साल से ज़्यादा का जिनका मेच्योरिटी पीरियड होता है उनको बॉन्ड कहते हैं या फिर डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। तो 1 साल से कम के अंदर की जो जी सेक रहती है उसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है और 1 साल से ज़्यादा की जो जी सेक रहती है उसे गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमें जनरल नॉलेज के हिसाब से ही इसे याद रखना चाहिए। दे आर कंसिडर्ड एज सेफ इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टर्स आर गारंटीड रिटर्न ऑफ बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये काफ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी रहती है तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है और रिटर्न और प्रिंसिपल दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटी फॉर्म में दिया जाता है। ये तो हो गया जी सेक के बारे में। अब पढ़ लेते हैं एफपीआई के बारे में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई अलाउज एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल असेट्स ऑफ अदर कंट्रीज। तो एफपीआई की लिमिट क्यों तय की? क्योंकि एफपीआई क्या होता है, जो दूसरे देश के निवेशक होते हैं, इंडिविजुअल हो सकती हैं, कंपनी होती हैं, वो हमारे देश में अगर इन जीसेक में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कितना ही कर पाएंगे? कुल जीसेक का 6% ही कर पाएंगे। तो ऐसा इसलिए कि हमारे जो असेट्स हैं, फाइनेंशियल असेट्स हैं, वो एक लिमिट से ज़्यादा बाहरी लोगों के पास ना जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 6% की लिमिट तय की है। चूँकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत विदेशी व्यक्ति या विदेशी इंडिविजुअल भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल असेट्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन अदर कंट्री। तो हमारे देश के लोग भी जब दूसरे देश में सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल असेट्स खरीदेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ही कहा जाएगा। अब देखिए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड देयर ओन कंट्री इन्वेस्ट वाया एफपीआई। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके देश के अलावा दूसरे देशों में भी उन्हें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो एफपीआई के रूट के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं। तो अ, इस प्रकार वे एफपीआई रूट से दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो अब हमारे चैनल पे डेली आपको मिलेंगे। आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।